नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभावत। आप बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के चुनाव को लेकर। पहले चरण में वहां पर मतदान होने वाला है, जो पूरे देश भर में जितने भी चरण होंगे, 7 चरण, उनमें से पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन उसके लिए नामांकन जो है उसकी आज आखिरी तारीख रखी है। कई मुद्दे हैं। पहले चरण में तस्वीर भी साफ हो चुकी है। 4 सीटों पर तो आमने सामने का मुकाबला नजर आ रहा है। एक सीट ऐसी है जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। फिलहाल अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो किस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं और राजनीति वहां की क्या इशारे कर रही है। क्या मिथक जो चलता आ रहा है वहां पर वो मिथक टूटेगा कि जिसकी राज्य में जिसकी सरकार होती है वो संसदीय चुनाव नहीं जीत पाते। एक मिथक वहां पर है, लेकिन पिछली बार ये मिथक टूटा क्या, लेकिन ये मिथक एक बार फिर टूटेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। हमारे साथ रविंद्र वाल्मीकि जी जुड़ेंगे, बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से। और उत्तराखंड क्रांति दल के पौड़ी सीट से लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष नेगी जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। बाकी सभी जुड़े, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वीरेंद्र रावत जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मिथक क्या तोड़ पाएंगे इस बार? क्योंकि हमेशा ये लगता रहा है कि जो कांग्रेस है वो कोशिश तो करती आई है। कुछ सालों तक तो ये वहां पर एक पैटर्न चला कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लेकिन पिछली बार ये मिथक टूटा। इस बार आपको क्या कारण नजर आते हैं कि मिथक टूटेगा? एक मैं चाहूंगा कि आप अपने जो कैमरामैन है उनसे कहें आपका फ्रेम थोड़ा सही बनाएं। आपका फोरहेड पूरा नहीं दिख पा रहा है। हाँ, ठीक है जी। वीरेंद्र जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मिथक टूटेगा, 100% टूटेगा। ये टूटेगा क्योंकि हरिद्वार क्या पूरे उत्तराखंड का युवा जो है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ बेरोजगार युवा कहीं ना हो। और यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपा का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी कांड जो है आज तक हमारे बार बार आवाज उठाने पर कांग्रेस ने हर मोड़ पर, हर सड़क पर हो चाहे सदन में हो, इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है कि हमारी बहन गीता भंडारी के पीछे जो मुजरिम है वो वीआईपी आखिर है कौन। लेकिन आज तक भाजपा ये बता नहीं पाई है। और दूसरा, युवाओं की बेरोजगारी का आलम ये है कि कोई घर ऐसा नहीं दिखता है जिसमें बेरोजगार लड़का ना हो। और महंगाई चरम पर है। तो सिलेंडर कांग्रेस के जमाने में 450 रुपए का मिलता था, वो आज 1100 रुपए पार हो गया है। उत्तराखंड के हालात स्थानीय देश मुद्दे, के बहुत उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों को आप किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं? क्योंकि वहां पर कांग्रेस के लिए सबसे जो प्रमुख मुद्दा वो कांग्रेस मान रही है वो अग्निवीर योजना को मान रही है, क्योंकि 4.5 लाख से ज्यादा वहां पर सैनिक परिवारों के वोटर हैं। आपने बहुत सही कहा। अग्निवीर योजना जो है वो एक ऐसा लॉलीपॉप है युवाओं के लिए। क्या आप जानते हैं उत्तराखंड सैन्य भूमि, कृषि भूमि वाली देवभूमि है। यहाँ पहाड़ में तो हर घर में हमारा एक वीर जवान है जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है। और वहाँ अग्निवीर जैसी योजना इन्होंने लागू की है। अग्निवीर मतलब 4 साल का, 4 साल की नौकरी। उसके बाद क्या है, बेरोजगारी का वही दंश झेलना पड़ेगा। जी तो वही बात होगी कि लड़के को ग्रेजुएट करा के घर पर रख दिया, ना तो बेचारा खेती के लायक रहा ना नौकरी के लायक रहा। कि इसका जो ये योजना है, बहुत योजना है कि ना तो सेना का भला होना है ना युवाओं का भला होना है। हमारे राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है इस अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी फौज की उसको लागू करेंगे। जी। रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे? रविंद्र जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आशुतोष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी, अपना माइक माइक ऑन कीजिएगा जी। आशुतोष जी, जी जी पौड़ी का एक अलग वहाँ का माहौल है और अलग वहाँ का एक भौगोलिक स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौती आप किसको मानते हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि उत्तराखंड राज्य के गठन को लेकर यूकेडी ने सबसे ज्यादा कोशिशें की, लेकिन उसका जो मतदान प्रतिशत है, वो लगातार घटता चला आ रहा है। जिसने उत्तराखंड को जन्म दिया, जिसने पूरा संघर्ष उसका नेतृत्व किया, वो वहां पर अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाई, अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाई। 2024 में कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट ये कहना है जी कि 2024 में जो यूकेडी की खोई हुई जमीन है वो उसे वापस मिलेगी, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल से जन मुद्दों पर कोई संघर्ष नहीं कर रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर स्वयं मैं सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट पे हम इसको वहां पे पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर इसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि जो मूल निवास और भू कानून की लड़ाई है, वो लड़ाई बेसिकली रीजनल जो फोर्सेस हैं यहाँ पे, जिसमें हमने एक पहाड़ी स्वाभिमान सेना भी बनाई हुई है और वो नॉन पॉलिटिकल है, उसमें सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आ जाते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारे पहाड़ी लोगों को यहाँ पे मूल निवास भी मिले, यहाँ सशक्त भू कानून भी लागू हो। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, इनको लेकर यूकेडी के लोग और अन्य जो क्षेत्रीय संगठन हैं और इवन कांग्रेस के लोग भी उसमें समर्थन देते हैं। तो हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस वजह से मुझे लगता है कि इस बार जो है यूकेडी का यहाँ पे जनाधार बढ़ेगा और संभव है कि हम 1 या 2 सीटों पर जीत भी सकें, क्योंकि पौड़ी वाली सीट पर अंकिता भंडारी स्वयं एक बड़ा मुद्दा है। उसमें अंकिता की माँ लगातार राज्य सरकार ने इस तरह के हालात यहाँ पे किए हैं कि परेशान इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और वो स्वयं भी प्रचार में उतरेंगी, तो नेचुरली जनता के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी और हम चाहते हैं कि ये मुद्दा संसद तक पहुंचे, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि हमारी पहाड़ की बेटी को न्याय मिले, क्योंकि जो अक्यूज हैं, जैसा देश भर में हो रहा है, जहां भी बीजेपी के आरोपी होते हैं, उनको सरकारें, जो इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों बचाने का प्रयास करती है। तो हमें लगता है कि जो अंकिता भंडारी की लड़ाई हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, मूल निवास भू कानून, जो कि एक जन आंदोलन है और वो सारे रीजनल फोर्सेस मिलकर लड़ रहे हैं, इस वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। टिहरी जो सीट है, वहां पे बॉबी पंवार जो लड़ रहे हैं वहां पे, उसको भी वहां पे उन्हें समर्थन दिया है यूकेडी ने। तो हमें लगता है कि इन 2 सीटों पर हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। जी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है रविंद्र वाल्मीकि जी, वो जुड़ने वाले थे, उनसे बात भी हुई थी, लेकिन अभी उनसे बात की गई है तो वो जुड़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। और वरना हम बीजेपी को लेकर जरूर हम उनका पक्ष रखना चाहते, उनका जो भी पक्ष था वो उनसे लेना चाहते और आपके जो सवाल है उनको लेकर भी उनसे काउंटर करते। बहरहाल हमारे साथ अभी वीरेंद्र रावत जी है। वीरेंद्र जी, विधानसभा चुनावों से अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, तो 2 बार मौके रहे कांग्रेस के पास, जो राज्य में सरकार रही वहां पर, लेकिन उस दौरान चूंकि मुद्दा ऐसा है जो राज्य का मुद्दा है, लेकिन वो केंद्र की जब राजनीति की बात आती है तो प्रमुखता से उठाया जाता है, और वो है पलायन को लेकर। और पलायन का कारण ये रहा कि वहां पर रोजगार के मौके उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सड़क तक नहीं बन पाई है। और सड़क तक नहीं बन पाने का तो ये आलम है कि 30% जो गांव हैं वो तो ऐसे हैं जहां तक सड़क नहीं बनने की वजह से अभी तक सांसद भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में 2 बार आपकी भी सरकार रही, आपको भी मौका मिला था, लेकिन उन हालात को आप बदल नहीं पाए। अब 2024 में आप किस वादे के साथ फिर मैदान में उतरेंगे? ऐसा है, 2 बार हमारी सरकार रही और उस वक्त हमने उत्तराखंड को बिल्कुल देने का काम किया और उस बिल्कुल को हमने पहाड़ पर भी गिराने का बड़ा प्रयास किया। मेरे पिताजी 2014 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, तो हमने एक योजना पर काम किया था कि जो हमारे फल है, जिस पर माल्टा सबसे ज्यादा था, उसके हमने प्रोसेसिंग यूनिट चंपावत में लगाई थी।
लेकिन दुर्भाग्यवश जब हमारी सरकार 2017 में चली गई, उसके बाद दूसरी सरकार आई भी नहीं थी। और आज हाल ये है कि करोड़ों रुपए का बना हुआ प्रोसेसिंग प्लांट है, वो पूरे के पड़ा हुआ है, उसका कोई स्थिति नहीं ले रहा। तो हमने कोशिश की थी कि जो है उद्यानिकी को एक नया आयाम दिया जाए, ताकि हमारे किसान को पैसा मिल सके। हमने जो है दूध में जो है अगर महिला जो गाय पाली है, वो अगर दूध देती है तो उसको 5 रुपये प्रति लीटर हमने जो है सब्सिडी देने का काम किया। तो अगर हमारा कोई बंधु इस काम को कर रहा तो दूध पे प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। लेकिन ये सारी योजनाएं जो है दम तोड़ गई जब भाजपा की सरकार आई। आज वो सारी योजनाएं बंद हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ भाजपा बात तो करती है पलायन को रोकने की, लेकिन रोकने का उसके पास कोई मतलब रोड मैप है, ना कोई प्लान है, ना उस पर कोई काम हो रहा है। ये सरकार सिर्फ खनन की सरकार है, उनका ध्यान खनन पर है। चाहे कटीमा हो, चाहे हरिद्वार हो, जहाँ जहाँ खनन हो सकता है, आप देखिएगा कि रात भर जो है तो होते रहते हैं, खनन होता रहता है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि ये खनन कर रहे हैं, वो भी बाहर के लोग कर रहे हैं, हमारे लोकल के लोगों को, नौजवानों को भी किया जाए। तो इस तरह ये आपने मुद्दा तो अच्छा उठाया था, लेकिन 2019 में उसके बावजूद आपको एक भी सीट नहीं मिल पाई। क्या कारण आपको नजर आया? और ये मुद्दा आज का तो है नहीं। ऐसा होता है कई बार, हम प्रभावी तरीके हो सकता है जनता हमारी हम उसके प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को न रख पाए हो। देखिए, मुझे आता है कि 2024 में पूरे देश का वातावरण बदल रहा है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ बड़ी आग लगाए देख रहे हैं। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनेगा। जी, चलिए हम आशुतोष जी, अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था वो उसमें अनुभव की किसी तरह की कमी की बात बार-बार कही जाती है यूकेडी की तरफ से, लेकिन अपेक्षित वोट नहीं मिल पाना, ये इसका कारण आपको क्या नजर आता है? क्योंकि वोट परसेंटेज इस तरह से गिरता गया कि चुनाव चिन्ह तक से आपको अपना चुनाव चिन्ह तक गंवाना पड़ा इस वोट प्रतिशत के गिरते दौर में। आपको क्या कमी नजर आती है कभी? क्योंकि 2024 में अगर आप उतर रहे हैं मैदान में, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जीते, लेकिन अब तक का जो परिणाम रहा, उसमें आपका आकलन क्या कहता है? और उस आकलन में जो भी कमियां नजर आ रही हैं, उसको दूर करने को लेकर अब क्या रणनीति है 2024 में आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको याद हो, जी। कभी भी यूकेडी ने लोकसभा चुनाव को सीरियसली लिया ही नहीं। आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो यूकेडी क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते केवल विधानसभा चुनाव तक ही सीमित रहती थी। पहली बार हम लोगों ने युवाओं ने इस तरह का माहौल बनाया है जी। और पार्टी को भी ये समझ में आया है कि हालांकि हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, यहाँ से सांसद प्रतिनिधि जब तक संसद में नहीं पहुंचेंगे क्षेत्रीय सोच के, तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनकी मजबूत आवाज संसद में नहीं उठ पाएगी। मैंने जो आंकड़े चाहे आपको आप बताए थे यहाँ वो सोचिए विधानसभा कि चुनाव के गिनाए थे, जो अब तक आप लड़ते आ रहे हैं ना चुनाव, उसी के आंकड़े गिनाए थे। वोटिंग परसेंटेज मेरे पास आंकड़े भी नहीं, हैं। जी। मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूँ। जी। मैं वही कह जी। रहा हूँ आपसे कि देखिए, जो चुनाव आप विधानसभा के बता रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि यूकेडी के लोग जीत के नहीं जाते थे। कभी 1, 2, 3 इस तरह से 10, एक बार लेकिन शायद वोटिंग 10-11 परसेंटेज लोग भी लगातार गए। गिरता जा रहा है, 1% के आसपास जी, तक जी, वोटिंग मैं वही परसेंटेज आ बात गया। उसी के एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। जी। उसी का एक आकलन मैं बता रहा हूँ आपको कि कभी भी उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ पे बहुमत में नहीं आया, शुरुआती दौर से ही। और जब भी कुछ भी विधायक आए, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने फिर जो राष्ट्रीय दलों की सरकार थी, वहाँ कहीं न कहीं उन्होंने समर्थन दिया। क्योंकि अगर वो समर्थन नहीं देते, तो जिस विधानसभा से वो चुन के आए थे, वहाँ पर फिर विकास कार्य कहीं न कहीं अवरुद्ध होते। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो विधायक चुन के गए, कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय मुद्दों पर वो चुन के गए थे, उनकी ढंग से पैरवी नहीं हो पाई। और अगर कुछ लोग मंत्री भी बने,
तो वो लोग अपने अपने विकास तक ही सीमित रहे, अपना उन्होंने विकास किया, अपना मैं आगे पैसा मेरा कमाया, जो सवाल था वो यही था। कमाया। मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो चुने गए नेता थे जी, मैं उनकी ईमानदारी खुद से की निजी अति मैं ईमानदारी से महत्वाकांक्षाएं उस ये बात को कारण स्वीकार रही कर जिसकी रहा हूँ। वजह से वो जी मैं ईमानदारी से उस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं इस तरह की बात रही कि जो लोग चुन के गए और राष्ट्रीय दलों को उन्होंने समर्थन दिया, वो कहीं न कहीं एक तरह से उनकी गोद में जा बैठे हाँ, और जो बिल्कुल। क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पे वो बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से धीरे-धीरे करके जनता को ये लगा कि जब इन्होंने वापस जाके राष्ट्रीय दलों की गोद में ही बैठ जाना है, तो इनको वोट देके क्या फ़ायदा? लेकिन हमने ये परिस्थितियाँ बदली हैं पिछले अगर 2 साल में उत्तराखंड के जन आंदोलनों का आप सर्वे करेंगे, तो सारे जो आंदोलन हैं, उन्हीं आंदोलनों से भंडारी का केस हो, चाहे मूल निवास भू कानून का मुद्दा हो, चाहे बॉबी पवार बेरोजगारों की जो भर्तियाँ सरकारी जो भर्तियाँ होती हैं, उसमें जो घोटाले हो जाते हैं, उसकी सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हों, तो सारे लोग जो हैं, हम क्षेत्रीय मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं और क्षेत्रीय मुद्दों पर ही हम अब जनता के बीच जा रहे हैं कि देखिए हम इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों को नहीं सुनती है, ना तो अंकिता भंडारी को न्याय लेने देती है, ना मूल निवास भू कानून पे कोई बात करती है। जब विधानसभा सत्र होता है, तो कांग्रेस के विधायक भी चुप रहते हैं और नेचुरली बीजेपी तो इस समय अहंकार में है, वो तो मूल निवास और भू कानून पे बात ही नहीं करती है। हम लोग मूल निवास की बात करते हैं, तो ये हमें यूसीसी थमा देते हैं। तो अब ये सारा जो है वो जनता के सामने सारा परिदृश्य है और हमें लगता है कि जो हमने 1.5-2 साल में जो मेहनत की है सड़कों पर, जो हम जनता के मुद्दों को लेकर गए हैं, कहीं न कहीं क्षेत्रीय जो सोच है, जो हमने एक पहाड़वाद की एक अलग जगाई है। पहाड़वाद का मतलब यह है कि ये जो राज्य है, ये पहाड़ियों का राज्य है और यहाँ पर पहाड़ी की पहली सेह होगी। जो जल, जंगल, जमीन के अधिकार हैं, वो पहाड़ियों के होंगे और पहाड़ियों के हिसाब से ही यहाँ नीति बनेगी, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहे। जी। फिर हमारे साथ एक बार मैं पीसीआर से कहूँगा जो हमारे साथ वीरेंद्र रावत जी जुड़े हुए थे, उनका कनेक्शन कट गया है। अगर वो जुड़ पाएँ तो एक बार आप जब तक वो जुड़े तब तक मैं एक बार आपका आशुतोष जी आपके पास वापस आना चाहूँगा। एक पलायन को लेकर एक बड़ा कोई क्योंकि मैंने अक्सर देखा राजनीतिक दलों में इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। जो बढ़ता पलायन है, पहले तो अस्थायी पलायन था, नौकरी के लिए जाते थे, काम करते थे और फिर आ जाते थे। लेकिन ये पलायन जो है वो अस्थायी से स्थायी हो गया है, वो बिल्कुल ही चले जा रहे हैं। कई कारण हैं, सड़क नहीं बन पा रही है, उसकी वजह से शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, स्वास्थ्य नहीं पहुँच पा रहा है, उद्योग नहीं पनप पा रहे, उद्योग नहीं होगा, तो पहाड़ी इलाकों के जो युवा हैं, वो ज़मीनी जो इलाके हैं उनकी तरफ आ रहे हैं और ज़मीनी इलाकों से दिल्ली की तरफ या फिर दूसरे क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन अपने एजेंडा में या फिर अपने मैनिफेस्टो में किसी भी राजनीतिक दल ने बड़े तौर पर नहीं रखा। और पलायन का तो ये आंकड़ा देखिए कि आप वहां पर पुरुष सारे पलायन के लिए जा चुके हैं और उसी वजह से एक ऐसा राज्य जहां पर महिलाओं का प्रतिशत इस वजह से बढ़ा क्योंकि पुरुष वोट देने वाले नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे क्योंकि वोट देने के लिए वो है भी नहीं वहां पर, वो नौकरी करने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। ये बड़ा मुद्दा आपको नजर नहीं आता और इसको भुनाने में कोई भी राजनीतिक दल आगे नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो हम मूल निवास और भू कानून की बात करते हैं, वो सीधा-सीधा रोजगार और पलायन से जुड़ा हुआ है। जी आपको अगर याद हो जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हम होते थे, उस समय हमें एक मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाता था कि जो 1950 या उससे पहले यहाँ उत्तराखंड के इलाके में रहते हैं, इस भूभाग में रहते हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हुए। लेकिन जब सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना और पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी आए, तो उन्होंने मूल निवास व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा कि 1985 से 2000 तक 15 साल तक जो भी यहाँ पे रहा है, उसको स्थायी निवास दिया जाएगा और उन्होंने मूल निवास व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो वो भाजपा के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब तो उस समय यहाँ जब इसे कोर्ट में किया, तो जी ये मामला फिर हाई कोर्ट में पहुंचा और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो जी कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर ये आया था कि मूल निवास और स्थायी निवास को एक ही मान लिया जाए, उसको जी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी। जी तो लगातार जो आशुतोष जी, रोजगार मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय कम बचा है और अभी तक बीजेपी के अभी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से पौड़ी से लोकसभा बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता है रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो मैं चूंकि आप लेट जुड़े हैं तो मैं आपको थोड़ा समय देना चाहूंगा। आज पहले दौर का जो नामांकन है उसमें सारी सीटों पर मतदान होगा और उसको लेकर नामांकन पूरा हो चुका है।
आपको क्या लगता है, कितना अपने आप को संतुष्ट नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि इस बार भी वही मिथक तोड़ेंगे आप जो पिछली बार 2 बार से तोड़ते आ रहे हैं कि बीजेपी जिसकी राज्य में सरकार रही होगी उसका संसद में उसको सीटें संसदीय चुनाव में उनको बढ़त नहीं मिल पाती उस पार्टी को? रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। हेलो, आप एक बार ईयरफोन को हटा दीजिए, डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट माइक से आवाज आने दीजिए। शायद ईयरफोन की वजह से इशू आ रहा होगा। पिन हटा दीजिए, ईयरफोन का पिन हटा दीजिए। मैंने हटा दिया सर, अब आवाज आ रही है? अब आगे अब आपकी आवाज आ रही है जी। जी सर, देखिए मिथक कुछ नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार जनता सरकार बनाएगी और मोदी जी के ऊपर विश्वास के कारण बनाएगी, मोदी जी के काम के कारण बनाएगी और माननीय पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को लेके एक न्यू विजन के कारण बनाएगी। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, आश्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो दिन रात लगातार मेहनत कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मोदी जी की गारंटी गली गली, नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला लोगों को बता रहा है और लोग कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की ओर जो शिफ्ट हुआ है, जो लगातार देश में साल तक तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, अब राजनीति मोदी संतुष्ट है और कार्यों से की ओर प्रवेश करके विकसित भारत, गौरवशाली भारत और उन्नत भारत जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रहा है, इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर पांचों सीटें बड़े बहुमत के साथ हम एक बार फिर दोबारा जीतने जा रहे हैं। चलिए रविंद्र जी, चूंकि आप थोड़ा सा देरी से जुड़ पाए हम तकनीकी कारणों की, आपके साथ भी आपकी कई व्यस्तता थी, लेकिन हम आपसे बहुत डिटेल में बात करना चाह रहे थे। खैर जुड़ते रहेंगे क्योंकि 6:30 बजे हम उत्तराखंड को लेकर विशेष हमारा बड़ी खबर चलता है। फिलहाल मुद्दों को लेकर हमने बात की। उत्तराखंड में देखना होगा कि क्या मिथक एक बार फिर टूटता है, क्योंकि ये मिथक हमेशा वहां रहा है कि जो भी राज्य सरकार वहां पर जिस पार्टी की रही है, संसदीय चुनाव में वहां पर उस राजनीतिक दल को वो महज बढ़त नहीं मिल पाई। लेकिन पिछली 2 बार से मिथक टूटा है। कांग्रेस ये कह रही है कि इस मिथक को हम एक बार वापस उसी ऑल्टरनेट पार्टीज के मिथक पर लेकर आएंगे जैसा राजस्थान में अक्सर होता रहा है। लेकिन फिलहाल जो भी अभी तक नतीजे सामने आएंगे वो तब बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो ये कहती है कि वहां पर कई तरह के मुद्दे हैं। भौगोलिक संरचना की बात करें, रोजगार की बात करें, सड़क की बात करें, उद्योगों की बात करें या फिर पलायन की बात करें, इसके साथ अग्निवीर जिसको कांग्रेस प्रमुखता से बनाने की बात कह रही है, किसके मुद्दे कितने असर कर पाते हैं और पहले चरण के चुनाव में जब 5 सीटों पर चुनाव होगा तो परिणाम वहां के किस तरह के भविष्य को सामने लेकर आता है, ये देखना लाजमी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।